आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का बेस है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने एक महान सभ्यता को अपने कब्जे में ले लिया। ये कहानी है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया की। एंड इट नॉट जस्ट अ हिस्ट्री, इट्स अ स्टोरी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी, बिट्रेयल एंड रेसिस्टेंस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा यादव। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर कोई मुझसे कहे कि इस पूरे टॉपिक को आप 2 डेफिनेशंस में समझा दो, 3 लाइन में समझा दो, तो मैं इन 2 डेफिनेशंस को देना प्रेफर करूँगी। The British expansion in India transformed a trading venture into the vast colonial empire, redefining Indian polity and society. एक सिंपल ट्रेडिंग कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मकसद शुरू में सिर्फ व्यापार करना था। वो कैसे बन गई एक ऐसा एम्पायर जिसने भारत के पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करके रख दिया। ओके, और नेक्स्ट डेफिनेशन है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ब्रिटिश पावर इन इंडिया वॉज बिल्ड थ्रू ट्रेड, ट्रीटीज़ एंड टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। प्लासी टू पार्टीशन, प्लासी हुई थी 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से ब्रिटिश राज की कहानी शुरू होती है, और 1947 पार्टीशन तक ये कहानी बनी रहती है। कभी ट्रीटी के ज़रिए, कभी वार हुए, बहुत सारे वॉर्स हुए और बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए फ्रीडम के लिए। ये 2 डेफिनेशंस हैं इस पूरे टॉपिक की। अब ये जो टॉपिक है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, इसको हम फेजेस के थ्रू समझेंगे और बाद में डायमेंशंस के थ्रू समझेंगे। तो पहला फेज शुरू होता है 1600 से 1757 तक, और ये था एक्सपेंशन का फेज़, डिप्लोमेसी का फेज़। इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी। उनका मेन फोकस था बिजनेस करना। किस चीज़ का? सिल्क का, कॉटन का, इंडिगो का ट्रेड करना। लेकिन धीरे धीरे डिप्लोमेसी और लोकल जो रूलर्स थे उनसे कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनानी शुरू कर दी थी। और इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी ने गेम चेंज कर दिया। सिराजुद्दौला को हराकर ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर पॉलिटिकल कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, और यहीं से ब्रिटिश एक्सपेंशन का पॉलिटिकल फेज़ शुरू होता है। उसके बाद आता है सेकेंड फेज़। ये फेज़ शुरू होता है 1757 से 1813 तक, और कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल शुरू होता है। अब कंपनी एक ट्रेडर नहीं थी, एक रूलर बन गई थी। इस फेज़ में ब्रिटिशर्स ने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। रिवेन्यू तो वो कलेक्ट करते थे, लेकिन नाम होता था नवाब का। और इसका टर्निंग पॉइंट था दीवानी ऑफ बंगाल, जो आया 1765 में। तो एक मुग़ल एम्पायर थे, उनका नाम था शाह आलम ने, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को दे दिए, और इस दीवानी राइट से ब्रिटिशर्स को पैसा मिला, और इस पैसे का उन्होंने इंडिया में अपना एक्सपेंशन करने में यूज़ करा। और ये पीक था एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया का, ये पीक था। उसके बाद थर्ड फेज शुरू होता है, जो शुरू होता है 1813 से 1857 तक, एक्सपेंशन अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब कंपनी पर पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ने लगा था, और बहुत सारे गवर्नर्स थे जिन्होंने बहुत सारी एग्रेसिव पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि एक बहुत नोटेबल पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया था। और इसके बाद शुरू होता है 4th फेज़, जो चलता है 1858 से 1919 तक, और ये फेज़ था क्राउन रूल का और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था, और अब ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को अपने अंडर ले लिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टाइट हो गए थे, सिविल सर्विसेज, रेलवे, पुलिस और एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे। और इसका टर्निंग पॉइंट था 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट के ज़रिए इंडिया को ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन के अंदर कर दिया गया था। जो ब्रिटिश मोनार्चीज़ थी अब डायरेक्ट कंट्रोल में थी। उसके बाद आता है 5th फेज़ और लास्ट फेज़ 1919 से 1947 तक। तो ये नेशनलिज्म का फेज़ था।
इस दौरान इंडियन नेशनलिज्म का राइज हुआ। गांधी जी, नेहरू जी जैसे लीडर्स ने मास मूवमेंट चलाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसअबॉर्डिनेट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाए गए। ब्रिटिशर्स ग्रेजुअली रिट्रीट करने लगे, रिफॉर्म्स लाए पर फ्रीडम देने के लिए रेडी नहीं थे। उसके बाद टर्निंग पॉइंट था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ब्रिटिश एक्ट था। इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी और एक फेडरल स्ट्रक्चर प्रपोज किया, लेकिन इंडियंस को फुल कंट्रोल नहीं दिया गया। लेकिन यही वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि अब जो इंडिपेंडेंस है वो इनएविटेबल है। अब तक हमने इसे फेजेस के थ्रू समझा, अब हम इसे अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू समझेंगे। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया की पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या क्या थे? तो सबसे पहला पॉलिटिकल कॉजेज़ था फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, डिसयूनिटी अमॉन्ग इंडियन स्टेट्स लाइक मुगल डेक्लाइन हो रहे थे, मराठास फ्रेगमेंटेशन था एंड रीजनल राइवलरीज चल रही थी। तो 18वीं सेंचुरी में इंडिया में एक यूनाइटेड पावर का एब्सेंस था। मुगल एम्पायर डिक्लाइन पर था, मराठास भी आपस में डिवाइडेड थे और रीजनल किंगडम्स जैसे हैदराबाद, बंगाल सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। तो नेशनल यूनिटी की कमी थी हमारे अंदर। एब्सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, तो राष्ट्र की भावना का अभाव होना। नो पैन इंडिया कॉन्शियसनेस अगेंस्ट फॉर्जनल रूल। उस समय किसी भी तरह एक यूनाइटेड इंडिया की आइडेंटिटी नहीं थी, एक नेशन फीलिंग नहीं थी। इंडियन रूलर्स शॉर्ट टर्म डिप्लोमेसी। सो जो इंडियन रूलर्स थे, बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने अपने राइवल्स को हराने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी, जैसे कि मीर जफर ने बैटल ऑफ प्लासी में किया था। अब हम देखेंगे मिलिट्री कॉजेज़। सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ब्रिटिशर्स एक स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करते थे जो कि एक फुल टाइम पेड शोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करती थी। इसके मुकाबले जो इंडियन स्टेट की आर्मीज़ होती थी वो ज़्यादा टेम्परेरी होती थी, ज़मींदार या लोकल रूलर्स के अंडर होते थे, वार टाइम में बुलाए जाते थे, ट्रेंड या लॉयल नहीं थे। मतलब कुछ भी कह लो, ब्रिटिशर्स की कंपैरिजन में इंडियन शोल्डर्स बहुत नीचे थे। इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग नहीं थी उन लोगों के पास, स्ट्रैटेजिक फोर्टिफिकेशन नहीं था, और सिर्फ एडवांस गन्स और यूनिफॉर्म ही नहीं, बाकी ब्रिटिश आर्मी का ओवरऑल सिस्टम लाइक अ डिसिप्लिन, प्लानिंग, लॉजिस्टिक ने उनके मिलिट्री सुपीरियरिटी को अनबीटेबल बना दिया था। ये एक बड़ा रीज़न था जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया, उनकी मिलिट्री पावर। इकोनॉमिक कॉजेज़। वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1765 के बाद जब ब्रिटिशर्स को बंगाल की दीवानी मिल गई तो उनके हाथ में लग गया बहुत सारा रिवेन्यू सोर्स। बंगाल के टैक्स, रेंट रेवेन्यू और ट्रेड इनकम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिसका उन्होंने पूरे इंडिया में अपना एक्सपेंशन करने में भरपूर फ़ायदा उठाया। दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि तिजोरी से भी इंडिया को जीता। इकोनॉमिक पावर ने उन्हें वो ताकत दी जो इंडियन रूलर्स के पास भी नहीं थी। डिप्लोमेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। सब्सिडरी अलायंस एंड डिवाइड एंड रूल। ये बहुत क्लेवर डिप्लोमेसी थी और ये एक साइलेंट वेपन था। जो इंडियन रूलर्स प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, वो धीरे धीरे उनकी सोवर्निटी को ख़त्म कर देते थे, जैसे कि हैदराबाद और अवध। मतलब राजा तो राजा रहता है पर डिसीजंस ब्रिटिश गवर्नर लेता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स और इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स ये बहुत डेंजरस पॉलिसी थी। इसमें क्या होता था, जो इंडियन स्टेट्स का जो लीगल वारिस नहीं होता था वो डायरेक्टली जो उसकी टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाती थी, और इसी का फ़ायदा उठा के उसने बहुत सारे इंडियन रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर जैसे एरियाज़ इसी पॉलिसी से उसने अपने कंट्रोल में ले लिए। अगली पॉलिसी जो उन लोगों ने अपनाई वो थी डिवाइड एंड रूल। कास्ट, रिलीजन और रीजन के नाम पर इंडिया को डिवाइड कर देना और उसके बाद यूनिटी को इम्पॉसिबल बना देना, और ये उनकी सबसे कामयाब नीतियों में से एक थी। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप। उस समय तक इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप बनी ही नहीं थी। सोशल और कल्चरल कॉजेज़। तो लैक ऑफ द पॉपुलर रेसिस्टेंस इनिशियली, मैनी सॉ ब्रिटिश एज एन अनदर पावर। तो उस समय जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो भारत एक पॉलिटिकल नेशन के रूप में इमेजिन भी नहीं किया गया था। लोग अपने लोकल किंगडम्स और आइडेंटिटी से जुड़े थे और एक पैन इंडिया यूनिटी मिसिंग थी। कास्ट और कम्युनल डिवीज़न, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि लोग ना सिर्फ जाति,
धर्म और रीजन, लैंग्वेज लैंग्वेज का डिवीज़न हो रखा था और इसी पे वो लोग लड़ते रहते थे। एक नेशनलिज्म की भावना जो थी वो मिसिंग थी। अपील टू एलिट्स, ब्रिटिशर्स ने इनिशियली जब वो शुरू में आए तो उन्होंने ज़मींदार, मर्चेंट्स और रॉयल फैमिली को फेवर किया और उनके जो लैंड राइट्स थे उनको प्रोटेक्शन मिला। इसीलिए अर्ली रेसिस्टेंस में अपर क्लास का एक स्ट्रॉन्ग अब्सेंस हमें देखने को मिलता है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या थे इसमें? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन गेव इकोनॉमिक प्लस टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेस। ब्रिटिश इकोनॉमी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक भारी उड़ान दी। उसके पास मॉडर्न आर्म्स और चीप टेक्सटाइल और पैसा था। नेवल डोमिनेंस, कंट्रोल सी रूट एंड आइसोलेटेड इंडियन राइवल्स। तो कार्नेटिक वॉर के बाद फ्रांस का इन्फ्लुएंस भी खत्म हो गया था और ब्रिटिश इंडियन कंपनी बन गई एकमात्र बाहरी ताकत। यूरोपियन राइवलरीज एलिमिनेटेड फ्रांस कंपटीशन इन इंडिया इन कार्नेटिक वॉर। सो एक्सपेंशन के ये कुछ दो एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। बैटल ऑफ प्लासी, फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद गेव कंपनी दीवानी राइट्स इन बंगाल। उसके बाद ये कॉन्टेम्प्रेरी दो चीज़ें हैं, मतलब जब इंडिया में ही हो रहा था तो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा था ये हम पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आर.सी. दत्त नेशनलिस्ट हैं। ब्रिटिश रूल वॉज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड प्लंडर ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज। आर.सी. दत्त कहते हैं कि ब्रिटिश राज वॉज अ प्लंडर एंड लूट, भारत से धन निकाल कर ब्रिटेन ले जाया गया, इनका ये कहना था। C.A. बेलरे कहते हैं ब्रिटिश सक्सेस ओन मच टू इंडियन कोलैबोरेशन एंड प्री एग्जिस्टिंग इन्फ्यूजन इन इंडियन पॉलिटी। ब्रिटिशर्स वॉन्ट नॉट जस्ट बिकॉज दे आर पावरफुल बट बिकॉज इंडियन कॉरपोरेट एंड इंडिया की पॉलिटिक्स पहले से ही फ्रेगमेंटेड थी। मतलब इन्होंने एक तरफ तो ब्रिटिशर्स को ब्लेम कर दिया कि वो पावरफुल थे और दूसरी तरफ इंडिया को ही ब्लेम कर दिया कि हमारी ही पॉलिटी फ्रेगमेंटेड थी, हम ही ने कॉपरेट किया। तो मतलब म्यूचुअल है, एक तरफ नहीं है, म्यूचुअल है। तो अब हम इसके कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। म्यूजियम ऑफ प्राइम मिनिस्टर 2022 इंक्लूडिंग कलोनियल लेगेसी एंड नैरेटिव्स। तो ये म्यूजियम एक मॉडर्न इनिशिएटिव्स है जिसमें कलोनियल एरा के लीडर्स और स्ट्रगल्स को भी हाईलाइटेड किया गया है, फ्रॉम नेहरू टू सुभाष चंद्र बोस। आज़ादी का अमृत महोत्सव रीविजिटिंग एंटी कलोनियल स्ट्रगल 2020 में लॉन्च किया हुआ ये कैंपेन कलोनियल रेसिस्टेंस मूवमेंट को फिर से याद दिलाता है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इंडिया कॉलोनियल रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन। तो हिस्ट्री को समझने का पहला स्टेप ही यही होता है कि उसको प्रिजर्व करना। अब हम लेटेस्ट डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं नीति आयोग का। तो इसमें है 75% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टिल फॉलो कॉलोनियल रेवेन्यू स्ट्रक्चर। मतलब सिस्टम बदला है, बस सिस्टम वही है, रूलर्स बदल गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये डेटा है कि 3,500 से भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि जिसमें से 85% लिंक्ड हैं प्री 1947 के एरा से। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल बजट में 1200 करोड़ रुपए दिए गए हैं कॉलोनियल एरा के म्यूजियम को मॉडर्नाइजेशन के लिए। PVI 2024 50% डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ कॉलोनियल अचीवर्स। सो ये प्रोजेक्ट लाया गया है जो रिसर्च और स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्ड माइन साबित हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको हिस्ट्री की वीडियोस पसंद आती हैं और आप हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।